गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अपने डायग्राम के द्वारा समझा था, उसके भागों को। आज अपनी हेडिंग रहेगी मूत्र निर्माण, कि भाई मानव में मूत्र निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि भाई मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएँ सम्मिलित है, इस सभी की अपन बात करेंगे। देखिए मूत्र निर्माण की बात करते हैं कि भाई मूत्र निर्माण जो है मानव के अंदर वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरा होता है, 3 स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन से चरण है तीनों, देख लीजिए, तीनों का नाम लिख लेते हैं अपन। पहला चरण से बोला जाता है गुच्छीय निस्पंदन। गुच्छीय निस्पंदन। दूसरा है आपके पुनरावशोषण या पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। और तीसरा है स्त्रवण। ये 3 भागों के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। और ये सभी कार्य जो है वृक्क के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण होते हैं, कि वे तीनों जो है चरण हैं, इन संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होगी वो आपके वृक्क के ही अलग अलग हिस्सों में पूरी होती है। देखिए अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है कि वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है, कि वृक्क जो होता है, किडनी जो है, इसमें लगातार क्या होता है, रक्त आता रहता है, लगातार रक्त का परिवहन होता रहता है, रक्त प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये रक्त जो है वृक्कीय धमनी के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? वृक्कीय धमनी। कि वृक्कीय धमनी जो होती है वो रक्त लेकर आती है, रक्त का परिवहन करती है, प्रवाहित करती है। ये रक्त जो होता है वो अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है, इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त कैसा होता है? अवशिष्ट। इसमें अनेक आपके अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो अवशिष्ट पदार्थों युक्त होता है। और इस धमनी की जो शाखा है वो अभिवाही धमनी, ठीक है, कि जो अभिवाही धमनियाँ हैं नेफ्रॉन में बोमेन संपूर्ण में जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पे परिवर्तित हो जाती है। तो अपने कल डायग्राम पढ़ा था बोमेन संपूर्ण का, तो अपने कुछ ऐसा बनाया था, फिर ऐसे आगे संरचना बनाई थी। तो एक मैंने आपको 2 धमनियाँ बनाई थी अपने से, एक ऐसे बनाई थी और एक ऐसे बनाई थी, ठीक है। जो इस प्रकार की धमनी है ऐसे कह दिया अभिवाही धमनी। तो आपके वृक्क में नेफ्रॉन के बोमेन संपूर्ण के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त लाने का जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? अभिवाही धमनियाँ करती है। क्या करती है? अभिवाही धमनियाँ क्या करती है? आपके रुधिर लाने का कार्य करती है नेफ्रॉन के बोमेन संपुट के अंदर, जहाँ केशिकाओं को गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पढ़ा था कि भाई केशिकाओं को गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस पूरी संरचना को जो कपनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना, इसे क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। तो ये धमनी आपके क्या हो गई? अभिवाही धमनी, जो आपके रुधिर लाने का कार्य करती है। ये आपके बोमेन संपुट और ये आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस प्रकार तो अभिवाही धमनी की तरह कार्य करती है। तो अभिवाही धमनी क्या कार्य करती है? वृक्क के आपके नेफ्रॉन के बोमेन संपुट के अंदर रुधिर लाने का कार्य करती है, रुधिर लेकर आती है। कौन? अभिवाही धमनी। अभी तक जो पढ़ा है वापस सुन लीजिए कि वृक्क के द्वारा वृक्क में लगातार, किडनी में लगातार रक्त आता रहता है, और रक्त लाने का कार्य वृक्कीय धमनी का है, जिससे बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी मिले होते हैं। और ये रुधिर जो लाती है वो अभिवाही धमनी का लाती है, और जो आपके बोमेन संपुट के ग्लोमेरुलस भाग, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, यहाँ तक रुधिर लाने का कार्य करती है। अभी आगे देखिए इससे आगे प्रोसेस क्या रहता है, इसकी बात करते आगे। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। रक्त का निस्यंदन मतलब होता है रक्त को छाड़ने का जो कार्य है वो क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। तो इसमें निस्यंदन का कार्य क्या होता है? पूर्ण होता है। निस्यंदन, निस्पंदन क्या होता है? आपके निस्पंदन का कार्य क्या किया जाता है? पहला स्लाइड पढ़ा था, निस्पंदन रुधिर को अंदर लाने का कार्य पूरा किया जाता है। निस्पंदन का मतलब होता है रुधिर पूरा क्या होता है? अंदर आता है। और निस्पंदन में लगभग आप मान के चलिए प्रति मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 1000 से 1200 ml
कितना 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है कि भाई शरीर में आपके वृक्क में 1 मिनट के अंदर 1 लीटर 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर 1200 ml मतलब 1000 कम से कम अधिक से 1200 ml 1 मिनट के अंदर इतना रुधिर क्या होता है आपके वृक्क में प्रवेश करता है। अभी वही धमनिका की सहायता से और निस्पंदन का कार्य किया जाता है। और यहाँ जो रक्त में से क्या होता है, जो ये रक्त आता है, इस रक्त में से क्या कार्य किया जाता है, इस रक्त में से जो आपके ग्लूकोज के रक्त में जो ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल और यूरिया, ठीक है, आदि तत्व क्या होते हैं, निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में आपके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। कि भाई जितने भी तत्व है, यूरिया सभी तत्व है, ये सभी क्या हो जाते हैं, निस्पंदित हो जाते हैं, मतलब छन जाते हैं, ठीक है। और निस्पंदित होने के बाद, छन जाने के बाद कहाँ एकत्रित हो जाता है, आपके बोमेन संपुट के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। क्या आवाज़ सुनिए, निस्पंदन हो गया रुधिर को छानना, तो इसमें हर 1 मिनट के अंदर 1000 से 1200 ml जो आपका रुधिर आता है, ठीक है। तो ये रुधिर जो होता है इसमें जो ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया जो भी आपके पदार्थ होते हैं, इनको क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, निस्पंदित कर लिया जाता है। ये कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बोमेन संपुट के अंदर एकत्रित हो जाते हैं, बाकी रुधिर आगे चला जाता है। अब आप एक अंदाज लगाइए, 1 मिनट के अंदर कितना ml आ रहा है, 1000 ml मानते हैं, देखिए 1200 ml छोड़ दिए, 1 मिनट में कितना आया, 1000 ml। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो कितना हो गया, 6000 ml। ये क्या आया, आपको समझने के लिए देख लीजिए एक और, एज ए नॉलेज के लिए, कि 1 घंटे के अंदर आपकी किडनी कितना रुधिर छान लेती है। यदि 1000 करते हैं तो आपका आएगा 6000, यदि इसको आप 1200 मानते हो, जैसे ये वैल्यू दे रखी है, तो ये कितनी आएगी आपके 7200 ml। ये 1 घंटे में छानती है। तो अब सोचिए, अब 24 घंटे में अपना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अपनी किडनी कितना रुधिर छान लेती है, कितना कार्य करती है, अंदाजा लगाइए आप। तो ये आपके वैल्यू आएगी, देखिए आप, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके 1,44,000 ml रुधिर का क्या कर लेती है, छान लेती है। और इसको यदि आप लीटर में बदलते हैं तो ये आपके कितना आया, टोटल 6000 में 6 लीटर होता है। 6 को आप 24 से गुना कर लीजिए, ठीक है। आप आराम से देख लीजिए कि भाई आप इसको ml में यदि आप लीटर में बदलना चाहते हैं, चलो लीटर में निकालें इसकी वैल्यू, तो देख लीजिए आप, सिंपल सा है कि भाई 6 को आप 24 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है, कितना आएगा, 144 आएगा आपके। तो ये 144 लीटर जो रुधिर है, ये आपकी किडनी 1 दिन के अंदर छान देती है। कब, जब आप क्या मानते हो, यदि अपन प्रति मिनट 1000 माने, यदि अपन इसको माने कि 1200 ml छानती है 1 मिनट के अंदर, तो ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी, अलग है, थोड़ी और ज़्यादा आ जाएगी। तो इतना आपके किडनी 1 दिन में कार्य करता रुधिर छानती है, ठीक है, ताकि इसमें अपशिष्ट पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकल जाए और उपयोगी पदार्थ वो शरीर में ही रह जाए। ये तो आपके नॉलेज के लिए था। तो ये भाई आपके निस्पंदन का कार्य हो गया। उसके बाद क्या है कि ये निस्पंदन जो है फिर वृक्क नलिकाओं में से गुजरता है, कि वो चुनाव जो पदार्थ है उसके आगे ये क्या करता है, वृक्क जो नलिका है उसमें गुजरता है। और वृक्क नलिका की दीवारें जो होती है वो किसकी बनी होती है, आपके घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। ध्यान रखना, आपके जो वृक्क की नलिका है, वृक्क की नलिका, नलिका में अपन देखो कुंडलित नलिका, दूरस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका, संग्राहक नलिका, ठीक है, ये पड़ी थी। ये सभी नलिकाएं, इनमें जो आपके इनकी दीवारें जो होती है, वृक्क नलिका की दीवारें, ठीक है, किसकी उत्तक की बनी होती है, तो घनाकार उपकला उत्तक। ध्यान रखेंगे आप, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, घनाकार उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। और ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण जो कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, वो क्या कार्य करती है कि निस्पंदन में से पूर्ण लगभग क्या होता है, जो कोशिकाएं लगभग क्या कार्य करती है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेती है। कि भाई निस्पंदन में से मान लीजिए कि रुधिर जो जा रहा है उसमें उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अपने लिए उपयोगी है, पोषक पदार्थ है। इसके अलावा आपके अमीनो अम्ल है, ये अपने प्रोटीन की इकाई है, अपने शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए। अमीनो अम्लों की कमी होती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा और भी कोई अन्य उपयोगी पदार्थ है
अन्य उपयोगी पदार्थ जो होते हैं इनका क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। कि भाई मान लीजिए निस्पंदन में छन के ये चले गए हैं, मान लीजिए आगे नलिकाओं में चले गए हैं, तो वापस पुनः अवशोषण होता है, वापस इसको छाना जाता है, जिसमें उपयोगी पदार्थ जो है वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या अन्य उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषण की क्रिया के द्वारा आपके क्या कर लिया जाता है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है, वापस उपयोग ले लिया जाता है। अब देखिए इसके पश्चात क्या होता है कि रक्त का प्रवाह में पुनः प्रेषित कर जाता है, फिर छान के रक्त को वापस आगे की नलिकाओं में भेज दिया जाता है। करीब 99% जो होता है आपके निस्पंदन जो है वो वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब पूरा जो रक्त है एक बार छान लिया निस्पंदन क्रिया में, पुनः अवशोषण वापस उसको छाना जाता है ताकि उपयोगी पदार्थ है उनको क्या कर सके, काम में लिया जा सकते हैं और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बाद में भाई निस्पंदन में क्या पढ़ा गया। निस्पंदन के अंदर तो आपके रक्त में से जो ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया है, निस्पंदित पदार्थ बोमेन इनपुट भी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और वृक्क नलिकाएं जो होती है आपकी उनकी आपकी अंदर वाली दीवारें, जो आपकी दीवारें किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। और आपके पुनः अवशोषण के अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। और अभी अपने पूरा पढ़ लिया कि रक्त में फिर वापस रक्त को क्या कर दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है, नलिका में आगे भेज दिया जाता है। अब आगे देखिए बात करते हैं इसकी। कि आगे क्या होगा देखिए कि भाई आपके नेफ्रॉन द्वारा जो पुनः अवशोषण होता है उसके बाद जो साफ रक्त होता है वो अभिवाही धमनी द्वारा संग्रहित किया जाता है। कि भाई नेफ्रॉन में क्या होता है, आपके रक्त को आपके ग्रहण करने वाली कौन सी है, नेफ्रॉन में, कि जो पुनः अवशोषित हुआ मतलब जो उपयोगी पदार्थ थे वो रह गए और अपशिष्ट पदार्थ है और रक्त में से वो बाहर निकल गए, तो पुनः अवशोषित होने पर जो शुद्ध रुधिर बचता है, शुद्ध के साफ के शुद्ध रक्त जो होता है ये आपके क्या होता है, अपवाही जो धमनिका होती है, एक अभिवाही होती है और एक अपवाही धमनिका जो होती है। तो अपवाही धमनिका क्या कार्य करती है, इसे संग्रहित करती है। तो अपवाही धमनिका रक्त तो क्या करती है, संग्रहण करती है। उसके बाद देखिए आप कि भाई पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी शामिल नहीं होते हैं। कि भाई यूरिया भी नहीं आता, अपशिष्ट पदार्थ कोई नहीं रहता है और ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र निर्माण करते हैं। कि मूत्र निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है, तो यूरिया का होता है। मूत्र निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है, यूरिया का होता है, जिसका पुनः अवशोषण में भी अवशोषण नहीं होता है। ये आगे कहाँ रहता है, नलिकाओं में जाता है। नलिका मतलब आपके कल पढ़ा था दूरस्थ नलिका, कुंडलित नलिका, आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, नलिका लूप, संग्राहक नलिका, इन नलिकाओं में पड़ा रहता है। अब आप आगे देखिए कि नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में लाया जाता है। कि भाई नेफ्रॉन से जो आपके मूत्र है वो कहाँ आता है, आपके वृक्क की कौन सी नलिका में, संग्रहण नलिका में आता है, जहाँ मूत्र का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, संग्रहण नलिका में जाता है, कौन, मूत्र। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है कि भाई संग्रहण नलिका में चला गया, यहाँ से क्या होता है, मूत्र जो होता है मूत्र नली में प्रवेश करता है। मूत्र यहाँ से कहाँ जाएगा, संग्रहण नलिका से मूत्र जो होता है वो मूत्र नली में प्रवेश करता है। मूत्र जो है वो कहाँ प्रवेश करता है, मूत्र नली में प्रवेश करता है। और प्रत्येक वृक्क में, ठीक है, एक मूत्र नली होती है, कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। भाई एक मूत्र, दो मूत्र नलियाँ होती है, मूत्रवाहिनी एक इधर इधर, तो मूत्र नली आगे जाकर किसमें खुलेगी, मूत्राशय के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, कि भाई मूत्राशय में खुल गई। इसके आगे देखिए आप कि भाई मूत्राशय में क्या हो जाता है, इसमें खुल जाती है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है कि मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। तो मूत्राशय क्या है, किसमें क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। अभी तक अपन क्या पढ़ा कि भाई नेफ्रॉन में जो आपके पुनः अवशोषित होता है वो शुद्ध रक्त होता है, वो अभिवाही धमनिका में क्या होता है, संग्रहित होता है। फिर मूत्र निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है, यूरिया का होता है। और यूरिया कहाँ पड़ा जाता है, जो आपके नलिकाएं होती है, ठीक है, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, संग्रहण नलिका, वहाँ पे क्या होता है, यूरिया पड़ा रहता है। अब क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो मूत्र का निर्माण होता है इसका संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण नलिका के अंदर होता है। फिर मूत्र कहाँ जाता है, मूत्र नली में जाता है। मूत्र नली से मूत्र कहाँ जाता है, मूत्राशय में। जो मूत्र नली है आपके, ये मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय क्या है कि जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है या मूत्र को जमा किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि वैसे तो क्या होता है कि मूत्राशय जो होता है वो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है।
ठीक है, और पर्याप्त मूत्र जब जमा हो जाता है, कि मूत्राशय क्या होता है, आपके थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। तो मूत्राशय वैसे आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और मूत्राशय जब क्या हो जाता है, मूत्र पर्याप्त मूत्र जमा हो जाता है इसमें, इसकी जितनी क्षमता है कि पर्याप्त मूत्र जब जमा हो जाता है तो क्या होता है इसके अंदर कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें ऐच्छिक संदेश आते हैं। ऐच्छिक मतलब अपनी जो इच्छा अनुसार होते हैं, जिसमें अपना कंट्रोल होता है। तो ऐच्छिक संदेश आते हैं और ऐच्छिक संदेशों से मूत्राशय को प्राप्त होते हैं। और मूत्राशय को जब ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं तो मूत्राशय की जो पेशियों में क्या होता है, ऐच्छिक संदेश जाते हैं कहाँ पे, मूत्राशय को। और मूत्राशय में जो आपके, ठीक है, पेशी संकुचन होता है। मूत्राशय में क्या होता है, पेशी संकुचन होता है। और पेशी संकुचन जो होता है, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जो मूत्राशय अवरोधनी है उसमें क्या होता है, शीतलन पैदा होता है। क्या होगा इसे कि मूत्राशय के अंदर जो आपके मूत्राशय, ठीक है, कि मूत्राशय के अंदर जो पाई जाती है मूत्राशय अवरोधनी, जो मूत्राशय को नियंत्रित करती है, मूत्राशय अवरोधनी। ये मूत्राशय अवरोधनी जो होती है ये आपके क्या करती है, मूत्राशय अवरोधनी जो होती है आपकी, ये क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और शिथिल होने के बाद क्या हो जाता है आपके, ठीक है, शिथिल हो गई। और शिथिल होने से क्या होता है, मूत्र का क्या हो जाता है आपके, उत्सर्जन हो जाता है। और मूत्र क्या हो जाता है, शरीर से बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये मूत्र का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। और मूत्रण को संपन्न करने वाली जो आपके तंत्रिका को क्या कहते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ये जो पूरी तंत्रिका है मूत्र को बाहर निकाले, जिसको मूत्र तंत्रिका को क्या कहा जाता है, इस तंत्रिका का नाम है आपके मूत्रण को, जो आपके मूत्रण को संपन्न कराती है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है, इसको क्या कहा जाता है, इस क्रिया को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने शरीर में मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। और वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को क्या किया जाता है, वृक्क शिरा लेकर आ जाती है। कि भाई वृक्क द्वारा जो रुधिर साफ किया जाए उसको वृक्क शिरा द्वारा लेके जाती है, वृक्क जो है शिरा लेके जाती है शुद्ध रुधिर को। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। मूत्र का निर्माण कैसे हुआ, पुनः अवशोषण कैसे हुआ, किस प्रकार से शरीर से बाहर त्यागा गया, वापस सुन लीजिए का प्रोसेस। कि भाई अभी अपने पढ़ा के नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण में जो शुद्ध रक्त होता है वो आपके अभिवाही धमनियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है। और मूत्र निर्माण जो है होता है आपके, उसमें क्या होता है, यूरिया मुख्य रूप से एक पदार्थ होता है, ये नलिकाओं में रहता है। और इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन के द्वारा जो मूत्र का निर्माण हो जाता है, तो संग्रह नलिका में इकट्ठा होता है। और संग्रह नलिका में जो मूत्र होता है वो मूत्र नलिका के साथ इसका खुलता है, मूत्राशय में खुलता है। और मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। पर्याप्त मात्रा में जितनी मूत्राशय की कैपेसिटी 1 लीटर 1.5 लीटर उतना मूत्र जमा हो जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या दिया जाता है, ऐच्छिक पेशियों का संकेत दिया जाता है। और मूत्राशय की पेशी वो तो संकुच क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और संकुचित होने की वजह से मूत्राशय अवरोध नहीं, वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और शिथिल होने के बाद क्या होता है, आपके मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। और आपके मूत्र के उत्सर्जन में या मूत्र क्रिया जो संपन्न होती है, इस तंत्रिका को क्या कहते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। और वृक्क द्वारा जो साफ रुधिर है वो क्या होता है, वृक्क शिरा जो होती है वो लेकर जाती है। तो ये आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से मूत्र का आपके अवशोषण होता है, इस सबकी अपने बात कर लिए। अब देखिए अपन इसके बाद में करते हैं, एक पॉइंट और रह गया इससे संबंधित, ठीक है, उसकी बात करते हैं। क्या रह गया कि उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र है, कि भाई उत्सर्जन क्रिया में और कौन से ऐसे तंत्र है जो प्रयुक्त होते हैं, उनकी बात करते हैं। अब देखिए उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र की बात करते हैं। उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, तो उत्सर्जन में अन्य तंत्र कौन से प्रयुक्त होते हैं, तो अपने शरीर में कहने मतलब जो उत्सर्जन आपने पढ़ा था, मुख्य उत्सर्जन का कार्य तरल पदार्थों का वो वृक्क का होता है। वृक्क के अलावा भी ऐसे भाग होते हैं, ऐसे अंग होते हैं, तंत्र होते हैं जो अपने शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अलावा देखो वृक्क के अलावा हमारे जैसे फेफड़े हैं, त्वचा है, यकृत भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। तो वृक्क के अलावा कौन कौन से पदार्थ अंग है अपने वृक्क के अलावा, ठीक है, जो उत्सर्जन में योगदान देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके क्या है, मुख्य अंगों में से फेफड़े हैं, लंग्स बोलते हैं जिन्हें, या फुफ्फुस कहा जाता है। फेफड़े,
त्वचा और यकृत, ये तीनों अंग भी क्या कार्य करते हैं? आपके अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में योगदान देते हैं। जैसे फेफड़े क्या करते हैं? आपके फेफड़ों के द्वारा क्या होता है? CO2 का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और यकृत के द्वारा आपके यकृत की बात करें तो बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और आपके वेल्डिन, तो ये दो आपके ये आपके स्त्रावित किए जाते हैं। विटामिन है, स्टेरॉइड हार्मोन भी, विटामिन, स्टेरॉइड, आदि के साथ क्या होता है? ये जो भी है आपके आदि है का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। कि विटामिन है, बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, आदि क्या होता है? मल के साथ उत्सर्जित होते हैं, मल के साथ उत्सर्जित होते हैं, मल के साथ उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। उत्सर्जित करने में क्या और कौन मदद करता है? आपके यकृत मदद करता है। इसके अलावा हम बात करें त्वचा की, तो जो त्वचा है, जैसे त्वचा वाला टॉपिक देखा है कि त्वचा की बात करें तो त्वचा जो आपके नमक का उत्सर्जन करता है, थोड़ी बहुत यूरिया का भी उत्सर्जन करता है, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल का भी उत्सर्जन करता है, आदि का पसीने के साथ उत्सर्जन। ये जो भी है नमक है, यूरिया है, लैक्टिक अम्ल, इन सब का उत्सर्जन किस रूप में होता है? पसीने के साथ किया जाता है, पसीने के साथ किया जाता है। पसीने के अंदर ये सभी कंटेंट उपस्थित होते हैं। इसके अलावा आपके स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन किया जाता है, सीबम के साथ उत्सर्जन किया जाता है आपके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो त्वचा के द्वारा क्या होते हैं? उत्सर्जित किए जाते हैं। तो अपन लिख दिया भैया। और एक कौन कौन से? स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का क्या होता है? सीबम, ठीक है। सीबम के साथ क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। तो ये अपने महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अपने क्या अपनी हेडिंग क्या रही? कि अपनी हेडिंग है कि अपन वृक्क जो है उत्सर्जित पदार्थ, इसके अलावा अपने शरीर में से कौन कौन से अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, तो अपन उसकी बात कर रहे थे। तो अपने शरीर में उत्सर्जित पदार्थ जो है उसकी बात हुई कि भाई उत्सर्जित पदार्थ जैसे आपके फेफड़े हैं, ये CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और तो आपकी यकृत है, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, इनका भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और जैसा भी अपने पढ़ा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के साथ विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन मल के साथ त्यागे जाते हैं। इसके अलावा नमक है, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, पसीने के साथ त्वचा के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। और स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि सीबम के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं। तो ये आपके उत्सर्जन तंत्र जो है आपके ये महत्वपूर्ण भाग था, पूरा कंप्लीट हो गया कि ये आपके ये शरीर में आपके उत्सर्जन का कार्य क्या है, किस प्रकार से इसका आपके इस पूरा प्रोसेस पढ़ लिया अपने, टोटल पॉइंट हो गई, इसकी चर्चा होगी। अब आप आगे देखिए, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपके तंत्र है उसकी बात करेंगे। कि भाई जो सीबम है ये अपने क्या करता है? मुख्य रूप से ये त्वचा की आपके मॉइस्चराइज का कार्य करता है, ठीक है। त्वचा की बालों की मॉइस्चराइज या इसकी जो नमी को बनाए रखने में मदद करता रहता है, ठीक है। सीबम जो आपके रासायनिक पदार्थ जो होता है ये बड़ी मुश्किल से बनता है प्राकृतिक रूप से। अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग है अपने जनन तंत्र, कि वो उत्सर्जन तंत्र अपने कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन जनन तंत्र के बारे में कि भाई जनन तंत्र क्या होता है, इसकी क्या, अब नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है। उसके बाद आपका बचेगा तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम मस्तिष्क की बात करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, इनकी बात करेंगे। और उसके बाद आपका रहेगा अंत्यस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, फिर जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आपके 3 मुख्य तंत्र बाकी रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक तो आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम रह जाएगा, जनन तंत्र, इसमें नर और मादा का हो जाएगा। उसके बाद आपके तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपन मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आपको बचेगा लास्ट वाला अंत्यस्रावी ग्रंथियाँ, उसमें स्रावित वाला जो पदार्थ है उनको हार्मोन बोलते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बातें रह जाएगी जिनकी अपन बात करेंगे। अब देखिए आप आगे स्टार्ट करते हैं जनन तंत्र के बारे में।
देखिए जनन तंत्र की बात करते हैं। देखिए जनन तंत्र में का जनन क्या है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसमें एक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, भाई जनन में का उद्देश्य क्या है कि एक जीव जो होता है अपने ही समान क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है। और मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। तो मानव की बात हो तो मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। और ये कैसा है? द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है कि मानव कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा जननांग जो होते हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, कि नर व मादा अलग अलग नर व मादा जननांग जो होते हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, नर जनांग नर में, मादा जनांग मादा के अंदर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई द्विलिंग अपने मनुष्य किस प्रकार का प्रजनन करने वाला है? द्विलिंगी प्रजनन करने वाला है। द्विलिंगी प्रजनन क्या होता है? देखिए सुनिए कि भाई द्विलिंगी प्रजनन किसे कहते हैं? कि इसके अंदर क्या होता है? नर युग्मक के तौर पर शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक के तौर पर मादा अंडों का निर्माण होता है। और शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से क्या होता है? युग्मनज बनता है और आगे चल के जीव का निर्माण करता है। देखिए सुनिए क्या है द्विलिंगी प्रजनन क्या होता है? कि नर है और मादा। ठीक है, नर जो होता है इसके नर युग्मक जो होते हैं, इसमें जो नर युग्मक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शुक्राणु। याद रखेंगे आप, क्या कहा जाता है? शुक्राणु, स्पर्म इंग्लिश में। और मादा जो होती है इसके मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, मादा युग्मक को कहा जाता है आपके अंड या अंडा। ठीक है, ये भी एन होता है और ये भी एन। देखो मतलब क्या होता है? अपने शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में 46। याद रखेंगे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। नर हो या मादा हो जो भी मनुष्य में ज़्यादातर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46। कुछ एक अपवाद होते हैं, वो एक अलग कंडीशन होती है। ज़्यादातर इसमें कितने पाए जाते हैं? 46। तो इनको बोला जाता है 2n। क्या बोला जाता है? 2n। शॉर्ट में बोल देता है 2n। 2n का मतलब हो गया गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46। n का मतलब क्या हो गया? आधा। मतलब 46 में 2 का भाग दे दो तो n की वैल्यू जाए कितना जाएगा? 23। तो मतलब जितने भी जीव होते हैं उनमें जब युग्मक बनते हैं, ठीक है, सबके युग्मक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो शुक्राणु मैंने यहाँ लिख दिया n हम लोग कितना हो गया? गुणसूत्र 23। या n को इसमें लिख दिया n इसमें 23। तो ये शुक्राणु जो होता है नर युग्मक और अंड जो होता है मादा युग्मक, ये दोनों आपस में मिलते हैं निषेचन क्रिया के दौरान। तो ये n और n मिलकर क्या हो जाएंगे? 2n। वापस गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2n बराबर 46 हो गई। और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? जो युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। कि वे नर और मादा जो युग्मक होते हैं मिलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? युग्मनज। और इस युग्मनज ही आगे जाकर के क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, फिर इसके द्वारा सभी अंगों का विकास होगा और सभी भागों का निर्माण होगा इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और आगे है कि इसमें आज के लिए देखो अपन इतने पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र जो है इसके बाद में नेक्स्ट जो है डिटेल में आगे कल पढ़ेंगे इससे आगे।